नमस्कार। बिहार पे चर्चा अभिषेक तिवारी जी के साथ। और अभिषेक जी, आज हम बिल्कुल सही समय पे चर्चा कर रहे हैं क्योंकि कल ही खबर आई है कि बिहार में सीट शेयरिंग का फार्मूला विद इन एनडीए फाइनल हो गया है। और फार्मूला क्या है, कौन कौन सी सीट किसको मिल रही है, ये तो हम आपसे जानना ही चाहेंगे। लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा नॉन पॉलिटिकल खबर पे चर्चा करना चाहूंगा। और मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग खबर लगी। दिल्ली में भी अखबारों पर फ्रंट पेज पे आज इसे लिया गया है। सीतामढ़ी में सीता मैया का जो मंदिर बनाने जा रही है सरकार, उसके लिए जमीन एक्वायर की जा रही है। ये बड़ी खबर है राम मंदिर के बाद, क्योंकि सीता मैया का मंदिर सीतामढ़ी में नहीं है। और बड़ था भी तो बताते हैं कि वो थोड़ा छोटा था, उसके आसपास का इलाका एक्वायर किया गया है। इसके पीछे क्या थिंकिंग है, ये क्या प्लान है? ये ड्रीम प्रोजेक्ट था चिराग पासवान का, जिसको लेकर के फिर जदयू भी लेट से जगी। उन्हें लगा कि ये भी एक चुनावी मुद्दा बाद में बनेगा, विकास का भी मुद्दा बनेगा, तो ये क्रेडिट तो नीतीश कुमार को मिलना चाहिए और लेना चाहिए। इसी वजह से उन्होंने सीतामढ़ी की सीट नहीं छोड़ी। हम्म। और उस पे सोचा कि चलो हमारा सांसद रहे तो ठीक है, अच्छी बात है। इंपॉर्टेंट ये है कि बड़ा महत्वपूर्ण है, बिहार में एक महावीर मंदिर ही है, जिसके वजह से देखिए मैं इसको सिर्फ श्रद्धा के दृष्टिकोण से सर नहीं देखता हूँ। देखिए टूरिस्ट सनातन टूरिस्ट का पर्पज से भी बड़ी चीज है ये। हम्म। बहुत बड़ी चीज, देखिए सनातन का जो इको इकोनॉमिक सिस्टम हमारे पूर्वजों ने बनाया था, बड़ा स्ट्रांग था कि आप विजिट करेंगे मंदिर तो वहां जाएंगे, वहां के लोगों से मिलेंगे, वहां से कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ है। सिर्फ अब मैं अयोध्या जाता हूं तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि मैं दर्शन करने जाता हूँ। वहां के होटल में रुकना वो एक अलग खर्च, वहां के लोगों से मिलना, आना जाना, इंटरेक्शन, कल्चर का आदान प्रदान, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उस क्षेत्र की इकोनॉमी लेकिन बढ़ जाती है, डेवलपमेंट बढ़ जाता है जहां पे इस तरह की वो चीजें होती हैं जी। आप देखिए सर, आज यूपी की इकोनॉमी टिकी हुई है। कभी ताजमहल के लिए जाना जाता था, लेकिन आज देखिए उत्तर प्रदेश में अयोध्या है, काशी विश्वनाथ। ऐसा नहीं कि ये पहले नहीं थे, लेकिन अभी इसके जिस अलावा जो प्रकार से कुशीनगर सर, के आसपास का इलाका है, जो बौद्ध वाली, महात्मा बौद्ध वाली जो बेल्ट है, गौतम बुद्ध वाली, वो पूरी बेल्ट को इतना डेवलप कर दिया गया है, उसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया गया। ये सब पूरे प्रदेश की इकोनॉमी पे इसका प्रभाव आया है, निश्चित रूप से। मैं बिल्कुल, तो बिहार में सीता मैया का ये है, और अगर भव्य ये बनता है तो पूरे देश से लोग आएंगे। इससे बिहारी कितने लाभान्वित होंगे, पलायन कितना रुकेगा, रोजगार कितना जनरेट होगा, ये लोगों के विवेक से बाहर चला गया था। ये तो मोदी सरकार आई तो उन्होंने बताया कि बहुत कुछ बदला जा सकता है और बदलना चाहिए। बिल्कुल। मुझे लगता है एक वेलकमिंग स्टेप है, और इसके लिए मैं नीतीश कुमार सरकार की सराहना करूंगा। दरअसल क्या है कि इंटरनेशनल लेवल पे कुछ मैंने आर्टिकल्स भी पढ़े हैं कि नरेंद्र मोदी ने जो है एक पूरे वर्ल्ड वाइड एक टेम्पल इकोनॉमी डेवलप करने का एक प्लान चलाया हुआ है। जैसे कि वहाँ अबू धाबी में नारायण मंदिर का उद्घाटन हुआ, अयोध्या में हुआ, सारे जितने भी, अब देखिए ना, उज्जैन में कॉरिडोर बन गया है, काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बन गया है। वरना पहले ले देकर लोगों के पास क्या बचता था कि वैष्णो देवी बालाजी या फिर तिरुपति। आप देखिए ना अब केदारनाथ देखा को कि जिस प्रकार हमारे से यहाँ, बनाया गया। अब आप देखें ना, हमारे यहाँ हिंदू संस्कृति में लोग साईं बाबा के मंदिर में जाने लगे, चांद मियां। हम्म। साईं बाबा को इतना इतना ज्यादा वो मिलने लगा था कि इवन हिंदू मंदिरों में साईं बाबा की मूर्ति लगाने लगे। उसका बाद में वहां पुजारियों ने, पुरोहितों ने विरोध किया कि भाई, हिंदू मंदिर में जो है वो साईं बाबा की मंदिर मूर्ति लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो एक टेम्पल इकोनॉमी डेवलप हो रही है, और ये मुझे लगता है कि एक बहुत दूरगामी सोच है। इसको वर्ल्ड वाइड बहुत। इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। चलिए, बिल्कुल। बिहार पर लौटते हैं। तो पहले तो ये बताइए कि बिहार में एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या बना है? जैसा हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि चिराग को तो 5 मिलेगी मिलेगी, लेकिन नवादा वाली सीट रख ली गई और उनको दे दी गई समस्तीपुर, जमुई, वैशाली, हाजीपुर और एक खगड़िया की सीट। इसके हम्म। बाद भाजपा की है पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, औरंगाबाद, अररिया, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज की सीट। हालांकि इस बार सिगरीवाल साहब महाराजगंज से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये देखने वाली बात है, उनके प्रति बहुत ज्यादा विवाद है। सारण की सीट अब हॉट सीट बनेगी, क्योंकि वहां से रोहिणी जो कि आरजेडी से लड़ने का प्लान हो गया है, जहां से राजीव प्रताप रूढ़ी वर्तमान में बीजेपी के सांसद हैं। उजियारपुर, बेगूसराय, नवादा, पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर, सासाराम। उसी प्रकार से जदयू की कुछ सीटें बदली, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम मैं सर सिवान का लूंगा। लवली आनंद ज्वाइन कर ली, आनंद मोहन की वाइफ, जदयू कल। और इसके साथ ही एक कंफर्मेशन हो गया कि सिवान की सीट जेडीयू क्यों लेना चाह रही थी, क्यों अड़ गई थी।
ये कंफर्म हो गया कि बीजेपी तो शायद आनंद मोहन जी को डायरेक्टली लेती नहीं। तो नहीं, जदयू ने आनंद कहा कि मोहन को ओके मुझे लग ठीक है। भी नहीं रहा था कि आनंद मोहन को टिकट देने के लिए इस तरह किया जा रहा है। वो उनके खिलाफ वो मामला फिर पुराना उठता, आनंद मोहन हाँ वाला। भाई, हम्म। बात तो वही है, ठीक है, लेकिन लवली आनंद को ही सही, लेकिन लवली आनंद को देने की जो, लवली आनंद के बेटे चेतन आनंद तो आरजेडी के विधायक रहे ना। हम्म। अब कितना बड़ा ये खेल हुआ कि ये क्रेडिट लेना कि हमारी सरकार ने इनको जेल से बाहर निकलवाया, ये आरजेडी और वापस दोनों चाहते थे कि ये क्रेडिट आनंद मोहन समझे कि हमने ये किया। हम्म। अब ये कमाल की बात है, इस पे एक अलग टॉपिक हो सकता है, चर्चा हो सकती है, लेकिन वो नहीं चाहती थी इस बार की किशनगंज की सीट जदयू ले, क्योंकि उसको पता है कि किशनगंज निकलना थोड़ा टफ है। इनफैक्ट लास्ट टाइम 25,000 से जदयू हारी थी, इतना क्लोज भी मेरे हिसाब से फाइट जो हुआ था बहुत बेहतरीन हुआ था। हम्म। लेकिन इसके अलावा वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सीतामढ़ी के बारे में बात कर चुके हैं, सुपौल एक बार फिर से हॉट सीट बनेगा, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, मधेपुरा, गोपालगंज, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नवादा, जहानाबाद और सिवान। गोपालगंज और सिवान दोनों सीट रख लिया अपने पास, जो कि पिछली बार भी इनके पास था। वहां से भाजपा के कई नेता चाहते थे इस बार की वो सीट वहां पे शिफ्ट हो जाए। हमको एक सीट दी, वो हरी मांझी वाली सीट, जो गया की है, वो हम के खाते में गई। वहां से बीजेपी के बढ़िया नेता हैं हरी मांझी जी, बहुत बीजेपी के साथ जुड़े रहते हैं हर चीज के लिए। लेकिन वो सीट अब मांझी को दी गई, तो कितनी आसानी से निकलेगा ये देखने वाली बात होगी, या मुश्किल होगा, क्योंकि वहां पे हमको तो थोड़ा मांझी क्या देना। खुद चुनाव लड़ रहे हैं या बेटे को लड़ा रहे हैं? बेटे को क्यों लड़ेंगे, संतोष सुमन को तो एमएल, मांझी तो इस अलायंस में जीत गए सर, मंत्रालय, एमएलसी और एक सांसद का भी टिकट। हाँ और सही। वो भी ऐसा टिकट की गया से मिला जहां के जीतने की संभावना है उनकी 95% है अभी तक। तो हम्म। देखना पड़ेगा आरजेडी क्या, कौन कौन कैंडिडेट देती है, क्या देती है। पर ये तो सही है, हार टेक्निकली पशुपति पारस को छोड़ करके किसी की नहीं हुई है। नहीं, और उपेंद्र बड़ी, उपेंद्र उपेंद्र कुशवाहा बताया नाराज हैं, कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे नहीं दिल्ली में जो हो रही थी, उसमें भी हाँ, मौजूद थे। उनको उनको 2 सीट चाहिए था, लेकिन क्या है ना कि उसके लिए जदयू को एक सीट और छोड़ना था, वो छोड़ नहीं रही है ना। वो हम्म। 16 सीट, वो तो उसको जदयू ने सोलह अपनी सीटें कौन सी सीट छोड़ी है? पिछली बार से एक कम हुआ तो कौन सी सीट उनके पास से जाई है, गई है? जदयू से सीटें बदली ना। कौन कौन सी बदली? बीजे, एक तो जो 16वां सीट जो है काराकाट, जो कि उनको दिया गया, जिनको जो उनका 17वां सीट था। हम्म। और दूसरा उन्होंने सिवान की सीट बीजेपी से रिप्लेस करी। अच्छा, एक्सचेंज भी हुआ है। सिवान, हाँ एक्सचेंज हुआ, तो सिवान की सीट भी सिवान, सिवान बोल रहा हूँ, सॉरी, ये जदयू की जो सीटें हैं, अरे अभी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, शिवहर। हम्म। अच्छा। हाँ एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ मैं कंफर्म कर लूँ, हाँ, जहानाबाद, सिवान, सीतामढ़ी, कटिहार, शिवहर की सीट उनके पास दी गई है। तो शिवहर की सीट लेने के लिए लवली आनंद के लिए वो ये थे, तो हम्म। वो सीट शिफ्ट हो गई है। बाकी सीटें जस की तस है। हम्म। इनको 5 सीटें दी गई, हम्म। चिराग पासवान को, और नवादा सीट बीजेपी ने अपने खाते में रख ली। अब इसका भी ट्रिक है सर, हम्म। बीजेपी जानती थी कि ये संभावना हो सकता है कि शायद सूरजभान सिंह पशुपति पारस के साथ बगावत करें तो नवादा सीट फंस जाएगी। तो बीजेपी ने वो सीट अपने पास रख करके एक ऑप्शन रखा कि अगर सूरजभान सिंह बात करें तो उनके भाई चंदन सिंह के लिए हम वो टिकट नवादा से करा लेंगे। और ये, हालांकि चिराग पासवान के लिए भी मुश्किल हुई है। अब हम्म। चिराग पासवान के पास नवादा भी नहीं है और जहानाबाद भी नहीं है, तो डॉक्टर अरुण कुमार जो इतने दिनों से उनकी पार्टी में थे, वो कहां से चुनाव लड़ेंगे। टेक्निकली वो चुनाव तो दो ही जगह से, जहां से जिसको कह सकते हैं कि जनरल लोगों को लड़ा सकते हैं। हम्म। बाकी 3 तो उनको आरक्षित सीटें मिल गई हैं। हम्म। जो एक सीट बचती है वैशाली की, हम्म। जहां से वो किसी को दे सकते हैं। हम्म। और दूसरी सीट जो बचती है, वो जो 5वीं सीट उनको मिली महबूब अली कैसर वाली, खगड़िया वाली, वो सीट दे सकते हैं। तो हम्म। ये
चिराग पासवान के लिए विन विन जरूर है, लेकिन उनको अब सिर्फ दलितों की पार्टी माना नहीं जाता। उनमें आप देखिए प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी हैं, वो भी इस बार सांसद का चुनाव लड़ना चाहते थे, तो वो भी टेक्निकली ट्रैप हो गए ना, कि उनको पता नहीं कि अब विधानसभा का इंतजार करना पड़ेगा। और नीतीश कुमार निसंदेह इसमें एक बार फिर से बीजेपी के साथ हार्ड बार्गेनर के रूप में सामने आए, बार्गेन करने में कामयाब हुए। और अच्छा, नीतीश वैसे एक के बात है, कल बीजेपी ने बिहार जी। में बिल्कुल अपना एक जैसे कहते हैं ना एकदम मतलबी रवैया पूरा रखा है अपना शुरू से ही। जब नीतीश कुमार इनसे अलग हो गए तो कुशवाहा को पुचकारते रहे, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। नीतीश कुमार वापस आ गए तो कुशवाहा को, जा भाई मर्जी से मरो, एक सीट लेनी है तो लो वरना भागो अपना। कुशवाहा के बारे में तो चर्चा ये भी है कि साहब इंडिया ब्लॉक वाले भी उन्हें बुला रहे हैं। और अब चूंकि कुशवाहा की काट में जो है सम्राट चौधरी को बीजेपी आगे ले आई इस बीच, भाई वो भी कुशवाहा उससे आते हैं, बैकग्राउंड से आते हैं। तो बीजेपी को लग रहा है कि यार कुशवाहा वोट के लिए अब हमें केवल इन पे डिपेंड नहीं रहना है। उधर पशुपति पारस की जब जरूरत पड़ी चिराग पासवान ने तो उन्हें तोड़ लिया। और जैसे ही चिराग पासवान वापस आए तो पशुपति पारस को बेचारे को अलग कर दिया। और मुझे सबसे दया तो प्रिंस पासवान पे आई बेचारे पे। प्रिंस पासवान तो ठीक ठाक बोलता है, वहां पार्लियामेंट में भी ठीक है, पर्सनैलिटी भी अच्छी है, युवा चेहरा है। अगर प्रिंस पासवान जैसा आदमी इस बार मैदान में नहीं होगा तो मुझे लगता है कि ये एनडीए के लिए थोड़ा सा एक सम ड्रॉबैक ही है, मेरा तो मानना है। अब पता नहीं समस्तीपुर, फिलहाल उन्हें सीट देंगे या नहीं, मुझे नहीं पता। अब समस्तीपुर वाली सीट की जो आप बात कर रहे थे ना, वो तो है ही, लेकिन आप ये देखिए ना कि जिस प्रकार से जब उनके पिताजी का देवासन हुआ चिराग पासवान जी का, तो वो गुट जो है उन्होंने भी जो किया वो भी न्याय संगत नहीं था। अचानक पार्टी हाँ, तोड़ी, वो सभी तो सांसद तोड़े, नहीं, सिंबल मैं छीन लिया। बीजेपी के लेकिन पर्सपेक्टिव से कह रहा था कि बीजेपी ने तो अपना मतलब साध लिया। लेकिन कल जो विनोद तावड़े जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा सर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और मार्क करने वाला बात है। पता नहीं आपने ध्यान दिया कि नहीं। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने भी कहा देखी है। उन्होंने कहा कि हमारे गठबंधन में 5 पार्टियां हैं। हाँ हाँ, पिछली बार तीन, उपेंद्र कुश बार पांच है। नहीं, टेक्निकली 6 थी। यही तो मैं कह रहा हूं कि उन्होंने कहा हमारे गठबंधन में 5 पार्टियां हैं, हम्म। उपेंद्र कुशवाहा, मांझी, चिराग पासवान, जेडीयू। जेडीयू और बीजेपी। हम्म। उन्होंने पशुपति पारस वाला बंगला छाप लोक जनशक्ति पार्टी को गिना ही नहीं कि वो गठबंधन में है। हम्म। दूसरी बात कि उन्होंने जब कहा कि हमारे साथ 5 पार्टियां, तो उसमें उन्होंने ये नहीं कहा रामविलास पासवान लोजपा ना, लोजपा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा लोक जनशक्ति पार्टी। हम्म। यानी बीजेपी इस चक्कर में है कि चाचा भतीजा देर मर्ज हो सवेर जाए। जो है वो मामला सुलझ जाए, वो सिंबल ना बटे, बंगला छाप लोगों के जहन में है, वो बंगला छाप रहे, वो समझते हैं इस बात को। तो लेटर ऑन देखेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन अभी ताकि सीटें सुलझा ली जाए, कोई बात नहीं, इनको राज्यसभा दे ले। प्रिंस पासवान के लिए ऑफर किया गया था। देखिए मेरे पास कंफर्म जानकारी है, जो स्टेट में, मंत्रिमंडल राज्य में। बदलने वाला था, हम्म। हाँ मंत्रिमंडल भी जो बनने वाला था, उसमें प्रिंस पासवान का नाम लिख दिया गया था कि ये मंत्री बनेंगे। वो लोग माने नहीं, बोला कुछ नहीं, आपको एमएलसी बना देंगे, आप बनिए मंत्री। आपके चाचा को भेज रहे हैं हम राज्यसभा। सूरजभान सिंह है भाई, छोटे भाई चंदन सिंह को टिकट चाहिए, उनको बीजेपी अपने सिंबल पे दे रही है। आप सब, वीणा देवी पहले बदल गई है, महबूब अली के असर पहले से लगातार रामविलास पासवान के बेटे के साथ मिल रहे हैं, तो मैटर ही समाप्त है। हम्म। वहां से इसको बढ़ाने का फिर से प्रयास हुआ कि नहीं नहीं नहीं। मुझे लगता है कि बीजेपी हाई कमान जिस प्रकार से पूरे लोजपा को प्यार से सुलझाने का प्रयास कर रही है, वो बहुत सराहनीय है। ऐसा आप कांग्रेस में सर नहीं देख सकते। कांग्रेस तो दूसरे अलायक को छूती नहीं, उनको तो बर्बाद चाहती है, वो बर्बाद हो जाए, उसका भी वोट मेरे पास आ जाएगा। इस तरह का सोच नहीं है बीजेपी का, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर चिराग पासवान के सामने पारस पारस लड़ गए वहां से हाजीपुर से तो इंडी अलायंस देखिए से। सर, देखिए सर, आपके चैनल पे मैंने कई भविष्यवाणी की है। इस बार एक और भविष्यवाणी करते हैं। इस हम्म। बार चिराग पासवान हाजीपुर से हिस्ट्री क्रिएट करें, हम्म। उनके सामने कोई लड़ जाए, हो सकता है अपने पिताश्री का ही वोटों का रिकॉर्ड संभवतः वो तोड़ डालें हाजीपुर से। क्योंकि जी। हाजीपुर, जहां मैं अभी बैठ करके आपसे बात कर रहा हूं, वहां से हाजीपुर की दूरी मात्र 20 किलोमीटर की है। हम्म। तो मेरा हाजीपुर आना जाना कुछ ऐसा है
कि गंगा नदी पार किए, सोनपुर पहुंचे और सोनपुर में जाकर के फिर आगे घूम करके पूरा हाजीपुर का एक राउंड लेकर के आ गए कि क्या चल रहा है। और हाजीपुर वास्तव में मैंने अपने इसमें बहुत विशेष मार्क, ग्रीन मार्क रख के रखा है कि भाई उस पर थोड़ा विशेष फोकस करना है कि ये पता जीत तो रहे हैं ये ठीक है, लेकिन कितने वोटों से जीतेंगे इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है। बाकी अभी हम वैशाली वगैरह का अभी कवरेज कर रहे थे, तो वहां भी कंटेंडर लोजपा से ही कई लोग हैं। कोई चांदी का मुकुट चिराग पासवान को पहना रहा है, कोई सोने का मुकुट पहनाना चाह रहा है। हम्म। और ये है कि चिराग पासवान, जो आपने कहा भी था अपने एक विश्लेषण में कि पिछले 3 साल में मैच्योर तो हुए ही, लेकिन वो हार्ड बार्गेनर भी हो सकते हैं। और वो बीजेपी से बार्गेन कर जाए अपने प्यार मोहब्बत बनाए हुए साथ साथ, वो निकले हैं। ये निस्संदेह एक मैच्योर पॉलिटिशियन वो बनते जा रहे हैं, ये मुझे लगा कि चिराग भाई। पासवान दरअसल क्या है कि उनकी मैच्योरिटी का लेवल सबसे बड़ा तो यही रहा कि जब वो अलग रहे एनडीए से और पशुपति पारस वाला मामला हुआ और पार्टी टूट गई उनकी, इस दौरान उन्होंने नरेंद्र मोदी के बारे में कभी कोई अजीबोगरीब टिप्पणी नहीं की। ये एक उनकी खास बात है। ये नहीं कि चंद्रबाबू नायडू की तरह बकवास करनी शुरू कर दी या नीतीश कुमार की तरह उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। चिराग पासवान ने बड़े बड़े नेताओं को मैच्योरिटी लेवल में पीछे छोड़ा। इस बारे में तो उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से बीजेपी उन्हें वापस ले रही है उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पर कि भाई आपको मनमाई सीट मिलेगी, चाचा को कोई नहीं चलेगी, जो आप कहोगे वही फाइनल होगा, वो ठीक है। बीजेपी कोशिश कर रही है कि दो चाचा भतीजे में बात बन जाए, लेकिन बीजेपी ने जो एज दी है, तवज्जो दी है, वो चिराग पासवान को ही दी है। और इसमें निश्चित रूप से मोदी बिल्कुल जी का हाथ है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही मैं बार बार कहता हूँ कि मोदी जी चाहे योगी से मिले, योगी जी से मिले, किसी से भी मिले, योगी जी से, चिराग पासवान जी से, जेपी नड्डा जी से, अमित शाह जी के साथ हमेशा इतना क्लोज रिलेशन के बावजूद जो डिस्टेंस होता है, अमित शाह का सर झुका रहता है, नरेंद्र मोदी जी कुछ कह रहे होते हैं, हर एक फोटोग्राफ को हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। वो देखने की तो चीज है ही कि कंधे पे योगी जी के हाथ रखा और पूरा लेफ्ट इकोसिस्टम चला रहा था नैरेटिव की मोदी और योगी में डिफरेंसेस है, बिल्कुल अटल आडवाणी के तौर पे एकदम बढ़ाने का प्रयास कर रहा था। अब वो चलता एक रहता है। झटके में एक वो फोटोग्राफ नितिन में खत्म गडकरी कर को दिया। कभी कभी पकड़ लेते हैं लोग, नितिन गडकरी को वो करने लगते हैं। अभी आप देखिए ना, पहली बार में नितिन गडकरी, आपका शो भी बहुत वो हिट रहा, अब उसके लिए एक और बधाई बनता है हाँ हाँ कि नितिन गड वो टॉपिक आपने वास्तव में एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड चुका चुना और जबरदस्त बनाया था। लेकिन शिवसेना लेकिन ना उसका ने जिनके इम्पैक्ट नजर पास आया है। संधू साहब ने जो है कल ही देखे कितना बड़ा फैसला किया है। और संधू आप देखना, आने वाले समय में ये चुनाव आयोग को डोमिनेट करने वाला बहुत जबरदस्त आईएएस अफसर है। उत्तराखंड में जब थे, हाँ, अफसरों की ऐसी तैसी हो जाती थी कि जिस दिन संधू बुला लेते थे कि साहब आज संधू ने बुलाया फलाना डीएम को, डरते थे लोग सामने जाने से। ऐसा अधिकारी है वो। अब भाई साहब, आप देखो ना, बिहार बिहार का भी बदले गए, बिहार के भी बदले गए ना हम्म। सेक्रेटरी, हम्म। चीफ सेक्रेटरी बिहार के भी बदल दिए गए। हम्म। तो ये तो है कि वो अपना अपने स्टाइल से काम करता है। लेकिन आप, मैं जो कह रहा था कि इतना आगे निकल जाता है एक मीडिया झूठ फैलाने में कि संजय राउत और उद्धव ठाकरे टिकट देने लगे थे नितिन गडकरी को। वो झांसे में आ गए उस यूट्यूबर गैंग के कि नहीं नहीं नहीं, वास्तव में नितिन गडकरी जी को मोदी जी टिकट नहीं देंगे। ये अरे दरअसल भाई, में क्या मोदी जी होता है, चुनाव के। ये पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है। होता यह है कि जैसे नितिन गडकरी का नाम नहीं आया था पहले वाली लिस्ट में, सब लोग जानते हैं कि जब महाराष्ट्र के किसी भी आदमी का उस लिस्ट में नाम ही नहीं था तो नितिन गडकरी का नाम कहां से आ जाता। तो बिल्कुल ये भी जानते हैं कि नितिन गडकरी का नाम उस लिस्ट में अगली लिस्ट में आना ही है जब महाराष्ट्र की लिस्ट आएगी। इसी बीच उस थोड़े से जो बीच की जो पॉकेट जो बचती है, जो स्पेस बचा, उसमें इन्होंने कहा कि हम उद्धव ठाकरे ने चूंकि नितिन गडकरी को टिकट ऑफर कर दिया, इसलिए मजबूरन बीजेपी को उनका नाम डिक्लेयर करना पड़ा। तो उसका ये परसेप्शन, ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है। अच्छा, थोड़ा पता सा नहीं यहाँ तो ये तो बताइए कि आपके यहाँ इनका इंडी अलायंस वालों का क्या चल रहा है भाई। हाँ, मैं ये आपने प्रश्न पूछ लिया, मैं सोच रहा था कि पता नहीं पूछेंगे कि नहीं। बड़ा गड़बड़ चल रहा है सर। अच्छा। हम्म। देखिए, आरजेडी 8 सीट पे लड़ना चाहती थी, 28 सीट पे, और 8 सीट कांग्रेस को दिया जा रहा था। और 3 सीटें जो है, यहाँ पे 2 लेफ्ट है, एक माले है, एक सीपीआई है। तो यानी सीपीआई एमएल है एक, और एक सीपीआई एम। तो खैर, सीपीआई जो है, इन तीनों को, दोनों को मिला के 3 सीटें ऑफर की गई। इसके बाद ये भड़क गए। बोला पिछली बार आपने कांग्रेस को 70 के आसपास की सीटें दी,
और इन विधानसभा में। 70 में वो कि हाँ, विधानसभा में ये 70 में लगभग जीते 17 सीटें। हम्म। हमें आपने 27 सीटें दी थी, हम 16 जीत गए। हम्म। हमारा कैडर है, हमारा स्ट्राइक रेट है, हमसे आखिर कांग्रेस किस मामले में बेहतर है कि आप इनको 8 सीटें दे रहे हैं? और हम्म। ये बात एब्सोल्युटली करेक्ट है। कांग्रेस का बिहार में न तो कोई बेस है हम्म। और ना अब कैडर बचा है। अगर ये कुछ दिन सत्ता में नहीं होते तो पूरी तरह से विलुप्त भी हो गए। वो भी सत्ता में आए तो आरजेडी के वजह से आए, इनमें इनका कोई रोल नहीं था। हम्म। अब दूसरी बात हम ये समझते हैं सर हम्म। कि चलिए, एक सेकंड के लिए हमने मान लिया कि आप लेफ्ट को ये देना चाहते हैं। अब आप बुला रहे हैं पशुपति पारस गैंग को, हम्म। गुट को। अब वो 4 सीटें चाहते हैं तो 4 सीटें वहां देंगे, 8 सीटें वहां देंगे तो राजद आ जाएगी 24 पर। राजद इस बार मैक्सिमम सीट पे लड़ना चाहती है, वो नहीं चाहती कि पिछली बार की तरह वो शून्य पे आउट। हम्म। उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है ये चुनाव। हम्म। वो सत्ता से मतलब 2025 के नैरेटिव के लिए 2024 में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बहुत अच्छा कर रही है राजद, ये बताना आवश्यक है। हम्म। इसलिए वो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स लड़ना चाहती है। इसी वजह से कल भी आपने खबरों में पढ़ा होगा, कल दिल्ली में मीटिंग हुई, अनसॉल्व रही, क्योंकि अड़ गई है लेफ्ट की हमको तो 7 सीट चाहिए चाहिए। आप पिछली सीमांचल की पिछली भी बार सीटें हमसे। पिछली बार लेफ्ट वालों का क्या था सीन 2019 में? पिछली बार लेफ्ट इनके गठबंधन में नहीं थी सर। नहीं, ये वो लालू यादव जब कन्हैया वनैया तो लड़े थे, वो सब वो कैसे लड़े थे वो? वो तो अलग लड़े थे, वो लेफ्ट से लड़े थे। हम्म। आप देखिए कि जो बेगूसराय का सीन था, वहां से तनवीर हसन लड़े थे, कन्हैया कुमार लड़े थे, और बीजेपी से लड़े थे गिरिराज सिंह जी। इन दोनों का सीट वोट टोटल जोड़ भी ले, तनवीर हसन और कन्हैया का, तब भी 1.5 लाख अधिक वोट पाए थे वो। हाँ, वो 4.5 लाख के गैप से जीते थे वो। हाँ हाँ। तो ये कोई मतलब नहीं है। देखिए, बेगूसराय में जीतेंगे तो वही, हम्म। लेकिन ये एक था कि चलो बनाते। अब वहां से फिर से लेफ्ट लड़ना चाहता है। अब समस्या है कि अगर बेगूसराय से लेफ्ट लड़ेगा तो इतने दिनों से तनवीर हसन जो मेहनत कर रहे हैं उसका क्या? हम्म। पेंच वहां भी है। अब आप देखिए, हिना साहब के साथ वो जुड़ना नहीं चाह रहे हैं। ये बार बार हो रहा है, और पिछले कई दिनों से हिना साहब के समर्थक कह रहे हैं कि साहेब नहीं है, वो लोग साहेब बोलते थे साहबुद्दीन को, तो इतना नीचे चला जाएगा, हम निर्दलीय लड़के जीत के दिखाएंगे। नहीं, निर्दलीय लड़े हिना तो तो क्या पोजीशन रहेगी? सर, निर्दलीय लड़े या राजद से लड़े, सिवान थोड़ी ना वो जीतने जीतने जा रहे हैं। वोट तो काटेगी बहुत। हाँ, वो ये जरूर है कि देखिए, ऐसा है कि अगर वो लड़ती तो कुछ फाइट होता। वो नहीं लड़ेगी, निर्दलीय लड़ेगी, तब तो राजद हवा में बह जाएगी। तो बीजेपी का फायदा बस। होगा। हाँ, रोहनी के आने से सारण सीट पे सर कुछ काम हो सकता है। अच्छा। पिछली 2 बार से राबड़ी देवी हार रही थी, राजीव प्रताप रूडी को मुझे लेकिन लग रहा है कि इस बार टिकट मिलेगा या नहीं। दिल्ली में नहीं तो मिलेगा राजीव सर। प्रताप रूडी की जो उपस्थिति वो लगभग जीरो सी होगी है। दिल्ली में ही नहीं, उनके प्रति बहुत निगेटिव सेंटिमेंट है। एम्बुलेंस वाला एक मैटर उठा था कोविड के समय, आपको याद होगा, जो पप्पू यादव ने उठाया था। लेकिन राजीव प्रताप रूढ़ी ने न तो कोई उत्तर दिया, न कोई उस पर ध्यान दिया। और उनका जो सारण एरिया में भी जो है, वो अच्छा इमेज नहीं है सर। असल में पिछली अब बार जो है, उनको। अभी कुछ महीने पहले एक बुक लॉन्च था दिल्ली में, उसमें उनसे मुलाकात हुई थी राजीव प्रताप रूडी से। तो जी उसमें उन्होंने कहा था कि मतलब उनकी जो स्पीच थी उसमें उन्होंने ये हम्म इंडिकेशन दिया था कि बस मेरी राजनीति तो अब हो चुकी, मेरा तो राजनीतिक कैरियर, मतलब एक तरह से कैरियर शब्द नहीं, उन्होंने कहा था कि मेरा जो राजनीति में होना था वो मैक्सिमम मेरा हो चुका है। इस तरह की भी बातें उन्होंने कही थी। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि उन्हें इंडिकेशन उनको। कुछ मिल रहे हैं इस तरह के। हाँ, उनको इंडिकेशन है। मैं वही कह रहा हूँ सर, बीजेपी के भी कई सांसदों के टिकट तलवार पे है। औरंगाबाद के सुशील सिंह का लग रहा है कि कटेगा। अब आप देखिए सर, सासाराम लोकसभा मैं एक सीट। बार फिर आपको रोक रहा हूं। मैं राजीव प्रताप रूडी का जो डाउनफॉल हुआ है मोदी के रिजीम में, उसकी वजह जानना चाहता हूँ आखिरकार क्या है। उन्हें बीच में से मंत्री पद से हटा दिया गया था पहली बार जब वो 2014 में मंत्री बने, मेरे ख्याल में 1.5-2 साल बाद, 2.5 साल बाद इन्हें हटा दिया था। और उसके बाद से इन्हें बिल्कुल पूछा नहीं गया, दरकिनार कर दिया गया। इसी तरीके से रविशंकर प्रसाद को लेकर बीजेपी क्या सोच रही है, इन दो के बारे में थोड़ा सा जरूर कुछ बताइए।
देखिए, रविशंकर प्रसाद जी का पहले उठा लेता हूँ। रविशंकर प्रसाद जी पटना साहिब से पिछली बार जीते थे। इस बार संभवतः वहां से SIS वाले जो है आर के सिन्हा हैं, उनके जो बेटे होंगे ऋतुराज सिन्हा, वो लड़े। ऋतुराज सिन्हा के चांसेस ज्यादा हैं। SIS कंपनी के ऑनर है वो, वो और बिहार सिक्योरिटी में एकमात्र। कंपनी है जो ऐसा। हाँ, जी जी जी। वो मतलब भारत की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है, और बिहारी चलाता है, और वहां पे जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। तो चलिए, कम से कम एक जगह तो नाम उन्होंने बना ही लिया है। अब उसका कारण है सर, जो मोदी जी जो है ना, वो अपने किसी मंत्री और किसी नेता का मीडिया से कैसा बिहेव है उस पे बहुत ध्यान देते हैं। और मीडिया ने अचानक ही पता नहीं क्यों रविशंकर प्रसाद जी को विलेन बना दी, और वो ये बात समझ नहीं पाए कि वो ट्रैप में फंस रहे हैं। शायद उनकी भाषा ऐसी है, बोलचाल ऐसी है, इस वजह से लोग सोचते होंगे कि एरोगेंट है। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं एरोगेंस उनके अंदर नहीं है। वो तो लेकिन बहुत अब खैर, फ्रेंडली आदमी है, मैं मिला हुआ हूं उनसे। मैं हाँ, तो 90s में कभी पहली बार उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड कर चुका हूँ। वो तो बहुत मिलनसार, बहुत बहुत बढ़िया आदमी है। लेकिन पता नहीं, अब वो निगेटिव इमेज बन सी गई ऐसी कि भाई नरेंद्र मोदी शायद खुद ही नहीं सोच पाए कि वास्तव में कुछ ऐसा है या नहीं। और एकदम से वो उनका वहां से डाउनफॉल शुरू हुआ। राजीव प्रताप रूढ़ी का जो मैं एम्बुलेंस वाला इशू बता रहा हूं, कोविड के समय एम्बुलेंस का मुद्दा था, जिसको पप्पू यादव ने यहां बिहार में 2020 में उठाया, और ये इतना हुआ कि बिहार सरकार परेशान हुई। बाद में एक पुराने केस पे पप्पू यादव को नीतीश कुमार ने जेल में ठूस दिया, बोला हटो, एम्बुलेंस का मुद्दा भटका देते हैं। असल में राजीव लेकिन उस प्रताप रूडी मुद्दे के ने, बारे में जो है ना, थोड़ी नाराजगी बताता हूँ मैं आपको कहाँ से शुरू हुई थी। इन्हें मोदी जी ने 2014 में, आपको ध्यान होगा कि स्किल डेवलपमेंट का नया मिनिस्ट्री बनाया था, जी और जी वो जी, उससे पहले एग्जिट नहीं करता था। तो राजीव प्रताप रूडी को उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी थी कि स्किल डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है, इसे इस्टेब्लिश करना है, इसका सेटअप बनाना है, और फिर इसे गांव गांव में युवाओं तक पहुंचाना है कि उन्हें उन्हें स्किल्ड किया जा सके। और जब 2 साल बाद नरेंद्र मोदी ने इसकी समीक्षा की, 1.5-2 साल बाद के बाद, तो उसमें इनसे पूछा कि भाई आपके डिपार्टमेंट से कितने युवाओं को नौकरी मिली। तो उस समय इन्होंने कहा कि साहब, मैं तो स्किल डेवलपमेंट का काम मुझे दिया गया था, मुझे ये तो कहा नहीं गया था कि आपको नौकरियां देनी है। तो मोदी जी ने बताया जाता है कि ये कहा था भाई, हमने ऐसा कहा था कि आप स्किल डेवलपमेंट लड़कों को ऐसा सिखाओ, उन्हें मोबाइल रिपेयरिंग की ट्रेनिंग दी जाए कि वो जिससे जॉब अर्न कर सकें। तो राजीव प्रताप रूडी ने ओपनली ये बयान दिया था कि मैं इस चीज को समझने में विफल रहा, कि मुझे लगा था कि स्किल डेवलपमेंट का ही काम है हमारा, कितनी नौकरियां दे रही हैं ये मैं समझ नहीं पाया मोदी जी का संदेश। तो वहां एक गैप हो गया इनके बीच में, और उसके बाद से मैंने देखा नहीं कि फिर राजीव प्रताप रूडी दिल्ली में नहीं, कभी वो नजर आए। वो एक वो एक मुद्दा था। बाद में हालांकि मीडिया ने 2017-18 में इसको खूब हाइप किया कि स्किल डेवलपमेंट वाला एक पूरा फेलियर है, मंत्रालय क्यों बनाया मोदी जी ने, बहुत मीडिया ने वो हाइप किया। वो एक इश्यूज में से इशू था, लेकिन इतना बड़ा नहीं था, क्योंकि मोदी जी ये समझ सकते हैं कि चलो कोई बात नहीं, पहली बार का था, लोग ये राजीव प्रताप रूडी नहीं समझ पाए। वो इश्यूज में से एक इश्यूज था। मेन इशू तब शुरू हुआ जब 2019 का चुनाव ये जीते, और उसके बाद इनके संसदीय क्षेत्र से इनकी गैरहाजिरी की, और इनके जो है बिहेवियर को लेकर के कि ये मिलनसार नहीं है, लोग से मिल नहीं पा रहे, कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, कैडर राजा परेशान है। वाला एटीट्यूड है। ये, हाँ, ये वाला जो कंप्लेन आने लगा, तो देखिए मोदी जी का सब चीज वो माफ कर दे रहे हैं। अगर आप देखें दिल्ली में भी, हम्म, जो अपने कैडर के साथ कनेक्ट नहीं हुआ है, हम्म, अपने कार्यकर्ताओं की अनदेखी किया, उन सब के इस बार टिकट कट रहे हैं। हम्म। इसी वजह से बहुत लोग बिहार में बेचैन हैं, क्योंकि बिहार के बीजेपी के नेता तो अपने आप को दिल्ली वासी ही समझते हैं ना, सांसद का चुनाव जीतने के बाद। इसी वजह से आज के कुछ नेताओं को छोड़ करके जो जान गए हैं कि मेरा टिकट नहीं मिलने वाला, वो सब दिल्ली पड़े हुए, वो बिहार में है ही नहीं। राजीव प्रताप रूडी अब भी मैं, दिल्ली में रहते हैं मैक्सिमम। इवन आप आपको हाँ, आप समझ लीजिए कि वो, जैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है जो पार्लियामेंट के पास, इसमें अगर आपको कोई प्रोग्राम कराना है तो आपको उनकी सिफारिश की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो इसके पैटर्न में से हैं, उनकी पर्ची चलेगी वहां हम्म, पर। तो दिल्ली में उनका बड़ा जबरदस्त बिल्कुल। नेटवर्क है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कि जो कनेक्ट होता है वो अपने क्षेत्र से कम होने का भी एक बहुत बड़ा रीजन है।
आप देखिएगा सर, इस बार पूर्वांचल में भी लोगों के टिकट कटेंगे बड़े नंबर पे, उत्तर प्रदेश में। हम्म। बहुत लोग हवा में थे और उन्हें लग रहा था कि उनके वजह से हो रहा है सब कुछ, जबकि तो भाई जीतते आप मोदी उत्तर जी के प्रदेश नाम में पर तो है। पश्चिम से पूर्वांचल तक टिकट कट रहे हैं। अभी पश्चिम में जनरल हाँ। वीके सिंह का टिकट होल्ड पे है, मेरठ का टिकट होल्ड पे है, बहुत सारे टिकट होल्ड पे हैं। हाँ, तो देखिए, वीके सिंह वाला तो मैंने पहले बोला था कि सर वीके सिंह का होल्ड होगा, समस्याएं हैं। गाजियाबाद के लोग बहुत गुस्से में कह रहे हैं यार, मिल लेकिन दिखते नहीं है मैं यार। बताऊं कि वीके सिंह कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अभी मैं गाजियाबाद गया था, और ये जो मेरठ वाला अक्षरधाम वाला हाईवे है उससे ही गए थे हम, मेरठ एक्सप्रेस वे से। पूरे पे बड़े बड़े होर्डिंग जनरल वीके सिंह के लगे हुए, हाँ मोदी जी और हाँ, वीके मैं सिंह मैं के। मैं ये थोड़ी ना बोल, मैंने ये थोड़ी ना कहा, मैं कह रहा हूं कि मतलब एक नाराजगी है। मोदी जी मौका दे भी सकते हैं, क्योंकि बड़े नाम है, उनके 2-3 ऑपरेशन विदेशों से जो लोगों को लाने वाले हैं, उसमें बहुत उनका बहुत बढ़िया रोल रहा है। तो मोदी जी इस बात को समझते हैं कि ऐसे लोग अगर हमारे कैबिनेट में रहेंगे या हमारे आसपास रहेंगे, तो जो जियो पॉलिटिक्स पे चीजें उत्पन्न होगी उसमें बड़ा हेल्पफुल हो हाँ। सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि शायद मिल भी जाए, अदरवाइज इतना अच्छा गाजियाबाद के संदर्भ में लोगों का विचार नहीं है। हम्म। उसी प्रकार से आपने मेरठ वाला तो जिक्र कर ही दिया, तो ये तो है, इस बार चाबुक तो चल ही रही है, बंगाल में चाबुक चल रही है सर। बंगाल में भी सांसद लोग, बहुत लोग परेशान हैं। सबको कहा गया कि तो बिहार में कहाँ थे। बिहार में जो वर्तमान सांसद हैं, किस किस का टिकट खतरे में है? दोनों साइड का, देखिए दोनों बोथ का। दोनों ही साइड। हाँ। हाँ। देखिए, एक तो मैं बताऊं आपको, हमने लास्ट टाइम पूर्णिया वाली जिक्र की थी कि पप्पू यादव चाहते हैं कांग्रेस से टिकट पा जा पूर्णिया का। ने और वो एक वीडियो डिस्कस किया था बिहार में चर्चा पे, मुझे लगता है कई महीने हो गए, कि उसमें कम, मैंने वीडियो बनाया भी था उसमें, कि 10 सांसदों के लगभग टिकट कट सकते हैं। उसे जी, लोग आज तक भी देख रहे हैं, उसके व्यू रोजाना 1000 2000 आज भी आते हैं। वो इतना पॉपुलर वीडियो हुआ था। लोगों को इसमें बड़ी दिलचस्पी रहती है किसका टिकट कट रहा है। मैं बता रहा हूं सर। देखिए, हाँ। औरंगाबाद का देखिए, अब जैसे नवादा का सबको पता है, वैशाली में भी परिवर्तन होगा, हम्म। और लोजपा ही संभवतः परिवर्तन करेगी, चिराग पासवान। हम्म। उसी प्रकार से सासाराम के छेदी पासवान अगर टिकट पा जाते, तो मेरे हिसाब से चमत्कार से कम नहीं हुआ, इतनी एंटी इनकम्बेंसी है उनके प्रति। लोग कह रहे हैं कि मोदी के नाम पे वोट तो लेते हो, ठीक है, हमारी व्यवस्था है, लेकिन ऐसा भी क्या करना है कि मतलब उन्होंने रिसेंटली कुछ कार्यकर्ताओं से जब मिलने गए थे, तो ये कह दिया, अरे तुमने मोदी को वोट दिया, मोदी से काम करा लो। इसको अच्छा। लेकर के बहुत सासाराम में कार्यकर्ताओं में आक्रोश आ गया था। हम्म। तो ऑप्शन दो है, एक तो सिवेश राम हो सकते हैं, जो कि अगियाव विधानसभा के बीजेपी के विधायक रहे हैं। इस बार वो हार गए थे, लेकिन उनका बहुत अच्छा नाम है, उनके पिताजी पहले भी सासाराम जीत चुके हैं। हम्म। लेकिन चूंकि मीरा कुमार सामने होगी, तो सेम कास्ट से दो लोग शायद ही बीजेपी ये करे, क्योंकि फिर पासवान वोटर इधर उधर थोड़ा सा छिटक गया, बिदक मीरा गया। मीरा कुमार कब तक चुनाव लड़ते रहेंगे यार? बचपन से देख रहे हैं ना चुनाव लड़ते हुए। हम अब जवान से बुढ़ापे की तरफ बढ़ गए, मीरा कुमार कब तक चुनाव लड़ेंगी यार? अब समस्या क्या है ना सर, कि मीरा कुमार जी के पुत्र तो लड़ नहीं सकते वहां से, क्योंकि वो तो रिजर्व सीट है, और वो तो रिजर्व में आएंगे नहीं। हम्म। अब समस्या ये है कि मीरा कुमार के अलावा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। मुरारी गौतम, जो पिछले कांग्रेस से विधायक रहे और इस बार क्रॉस वोटिंग की, हालांकि अभी तक बीजेपी ज्वाइन नहीं की है, अगर टिकट फाइनल होना होगा तो एक दिन में ज्वाइन भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वो भी नजर गड़ाए हुए हैं कि हम्म। सासाराम लोकसभा लड़ना है। हम्म। पैसा बहुत बनाया है क्रॉस वोटिंग में, तो आपको पता ही है, आप तो हाँ, इतने दिनों से पत्रकारिता कर सब रहे हो। लोग करते हैं इसमें तो। तो पैसा है, पैसा है, चुनाव लड़ने की गर्मी भी है। हम्म। लेकिन मेरे दृष्टिकोण में ये दोनों नेता विनिंग कॉम्बिनेशन के नहीं है। एक नेता है जो बीजेपी ज्वाइन किया था 6-7 महीने पहले, ललन पासवान। हम्म। वो वो आदमी सासाराम से खड़ा हुआ ना, बीजेपी को कोई टेंशन नहीं हो, आराम से वो सीट निकलेगी। बड़ा पॉपुलर नेता है चिनारी के विधायक रहे हैं, लेकिन सासाराम में उनका नाम बोलता है सर। बहुत बढ़िया, साफ छवि, सुथरी छवि, विकास। और साथ में उन्होंने रोहतास और कैमूर, वो विधायक रहे चिनारी के, लेकिन इतना अच्छा सबसे मिलनसार रहे कि रोहतास और कैमूर में एक प्रकार का चार धाम क्रिएट कर दिया। हम्म। तो उससे भी पर्यटन आता है, लोगों का विकास होता है, उसमें वो मास्टर आदमी है इस बात समझने में कि कहां से थोड़ा बहुत रोजगार जनरेट करा पाए।
इसलिए वो आदमी तुरुप का पत्ता हो सकता है, क्या पता मोदी जी की चलिए नजर हो ये भी उन मुद्दा, पे। इस मुद्दे पे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज वीडियो बहुत आधे घंटे से भी अधिक का हो गया है। कौन कौन संभावित जी। हो सकते हैं? हो सकता है कि बीजेपी की लिस्ट भी अब जल्दी आ जाए, आजकल में थर्ड लिस्ट आने वाली है, शायद बिहार के प्रत्याशियों के नाम उसमें हो। तो हाँ, अगले हो सकता है। अगले अगले एपिसोड के लिए सब चीजें छोड़ते हैं। और हमसे जी, जुड़ने के लिए अभिषेक जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। हर सर प्रणाम आपको। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।